हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हम अपने सब्जेक्ट सीएसपीए का लेक्चर 4 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है एनालॉजी टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये लास्ट लेक्चर है यूनिट 1 का। तो आज हम इस सिस्टम में जानेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट थ्योरीज़, कई सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कई सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हमारा जो एजेंडा है बच्चों, वो ये है कि हम एनालॉजी सिस्टम देखें, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी देखें, फोर्स करंट एनालॉजी देखें, एग्जाम्पल देखें एनालॉजी सिस्टम के, और मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क भी हम जानेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। काफ़ी बच्चों को दिक्कतें होती हैं इस लेक्चर में, तो आराम से धीरे धीरे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए चलते हैं। देखिए, एनालॉजी सिस्टम का मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, एनालॉजिस का मतलब क्या है, समरूप। जब ट्राइंगल होते थे तो आपने पढ़ा होगा कॉन्टिजेंसी, सिमिलरिटी। ऐसे ही कोई सिस्टम किसी सिस्टम के कैसे इक्विवेलेंट है। आप कह सकते हैं कि जैसे ये एक रनवे है और ये एक वाटर है। ठीक है, रनवे पे एक प्लेन दौड़ता है, आपको पता ही होगा, एक प्लेन चलता है। और वाटर में एक जेट चलता है, जिसको हम क्रूज़ जेट कहते हैं। ये समझ सकते हैं, जो प्लेन्स होते हैं, वाटर प्लेन्स, पानी के जहाज़ जो होते हैं, वो क्रूज़ जो होते हैं वो चलते हैं। तो दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं, दोनों इक्वल नहीं है लेकिन एनालॉगस है। मतलब आप समझ सकते हैं इक्विवेलेंट है। मतलब इक्विवेलेंट मतलब हम इसका इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पानी में अगर कोई क्रूज़ चल रहा है, शिप चल रहा है, तो आसमान में कौन उड़ता है? आसमान में कोई प्लेन उड़ता है। तो यही चीज़ें हमको इसमें देखनी है, किसमें? फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के थ्रू। मतलब मैकेनिकल सिस्टम को हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखने जा रहे हैं। और ट्रांसलेटरी मोशंस होते हैं, उनको भी हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। देखिए, एनालॉजी सिस्टम में पहला देखिए, एक आरएलसी सर्किट दे रखा है। आरएलसी सर्किट का मतलब एक आर लगा हुआ है, एक एल लगा हुआ है और सी, और सीरीज़ में ये सर्किट जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसके केवीएल लिखूं बच्चों, अगर मैं इसका केवीएल लिखूं तो मैं किस तरीके से लिखूंगा? मैं लिखूंगा E इक्वल्स टू, यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करूँ तो E इक्वल्स टू आर आई, इसमें करंट आई जा रही है, प्लस एल डी आई डी टी प्लस 1/c आई डी टी इंटीग्रेशन। ये जो फॉर्मूलेज़ हैं ये आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़े होंगे कि किसी भी किसी भी इंडक्टर पर जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? एल आई डी टी। और किसी कैपेसिटर पर जो वोल्टेज होता है वो 1/c आई डी टी होता है। इनको जानने के लिए आप बेसिक इलेक्ट्रिकल की बुक भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ? आपने पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में, I इक्वल्स टू होता है dq/dt, या फिर कहें चार्ज अपॉन टी, धारा प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। तो बस ये जो I है इसको हमने इसको चेंज कर दिया है। कैसे इसको चेंज कर दिया है बच्चों? I को dq/dt से, और यहाँ भी di/dt का मतलब dq/dt से कर दिया है। तो I को अगर dq/dt लिखेंगे तो डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, d²q/dt²। ठीक है, और अगर इंटीग्रेशन, किसी भी डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन हट जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ q बचा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, आगे हमने केवीएल लिखा था एक सीरीज सर्किट के अंदर। अब हम केसीएल लिखने जा रहे हैं। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। किसी पैरेलल सर्किट के अंदर, आरएलसी पैरेलल सर्किट के अंदर हम क्या लिखने जा रहे हैं? हम लिखने जा रहे हैं केसीएल। आपने यहाँ देखा होगा, गौर किया होगा कि यहाँ पर तो हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है, कैपिटल E, और यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं करंट सोर्स जिसका नाम है I। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं केवीएल केसीएल की, ये आपको आनी चाहिए। तो इसके बाद हम इस पे जो वोल्टेज है वो भी E है, और जो करंट है वो I है। ठीक है, तो हम इसमें अगर केवीएल लगाएं
सॉरी KCL लगाएं हम इसमें, तो इस वाली ब्रांच में कितनी करंट जा रही होगी, इस पर वोल्टेज कितना है कैपिटल E, और इसमें रजिस्टर कितना है R, तो E इक्वल्स टू IR से हम देख सकते हैं, ये ओम्स लॉ है, तो यहाँ से I कितना आ जाएगा, I आ जाएगा यहाँ से E अपॉन R, ये मैंने लिखा है E अपॉन R, यानी इस ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में कितनी करंट जा रही है, E अपॉन R। नेक्स्ट देखेंगे किसी इंडक्टर के अंदर कितनी करंट जाती है, ये होता है 1 अपॉन L VL dt। किसी इंडक्टर पर जो वोल्टेज होता है, सपोज करिए यहाँ वोल्टेज VL नहीं, VL कितना है E है, तो यहाँ पर अगर मैं E लिख दूँ इसको, तो ये वोल्टेज इस पर इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें 1 अपॉन L E dt करंट जाएगी। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये आ गया इंटीग्रेशन d dt, ठीक है। उसके बाद किसी कैपेसिटर पे क्या करंट होता है, C dVc बाई dt, C dVc बाई dt, ठीक है। ये फॉर्मूलेज हैं, इनको देखिएगा। तो ये dVc, V की जगह क्या है, E है, तो यहाँ पर C dV dE बाई dt आ गया। ये KCL लिखने का, तो इसमें जाने वाली करंट, इसमें जाने वाली करंट और इसमें जाने वाली करंट, तीनों का हम योग कर देंगे तो ये टोटल करंट आ जाएगी। यही KCL होता है। अब देखिए E को हमने, जो फाई होता है हमारा, फाई जो होता है वो इंटीग्रेशन E dt होता है। फाई क्या है, फ्लक्स लिंकेज है, ठीक है। फाई क्या है बच्चों, फ्लक्स लिंकेज है। अगर मैं इसको मैं अगर रिप्लेस कर दूं इस E को, जो फाई होता है वो E dt होता है, E dt का इंटीग्रेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ रिप्लेस कर रहे हैं चीज़ों को। वो देखिए E जो होता है वो d फाई बाई dt होता है, और तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने E की जगह लिखा d फाई बाई dt, ये 1 होगा, ये 1 होगा, I नहीं 1 होगा ये, तो d फाई बाई dt 1 अपॉन R 1 अपॉन L, E dt का मतलब फाई हो गया, ये फाई आ गया, ठीक है। उसके बाद E d बाई dt का मतलब हो गया, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, किसका, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, जो यहाँ पर आ गया। आई होप आपको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन समझ में आई होंगे। फिर से समझा देता हूँ। हम इस सर्किट के अंदर KCL लगा रहे हैं। इसमें ब्रांच में करंट कितनी है, E बाई R, इसमें कितनी करंट है, इतनी, इसमें कितनी करंट है, इतनी, तीनों को जोड़ दिया, कैपिटल I आ गई। अब E को जो हम लिखते हैं वो d फाई बाई dt लिखते हैं, फ्लक्स लिंकेज है फाई, और फाई को लिखना है तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। वही हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है वैल्यू, ये वैल्यू आ गई है। आगे चलते हैं। देखिए हम मैकेनिकल सिस्टम का, अगर हम मैकेनिक्स आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, तो हम मैकेनिकल सिस्टम की इक्वेशन जानते हैं, वो क्या होती है, m मास d स्क्वायर बाई dt, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। सेकंड b क्या होता है, b होता है डैम्पिंग रेशियो, xt क्या है, xt एक ट्रांसलेटरी मोशन है, या फिर कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है, k स्टिफनेस है, और ये फिफ्थ इक्वेशन बन जाएगी। आगे सब कुछ लिखा हुआ है, आगे देखेंगे। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसका कंपैरिजन करेंगे हम। देखिए अब हमारी इन 5 इक्वेशन से, हम इन 5 इक्वेशन से समझ सकते हैं। ये पहली इक्वेशन हमने लिखी है, दूसरी इक्वेशन लिखी है KVL से, KCL से हमने थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन लिखी है, और फिफ्थ जो है हम जानते हैं, फिफ्थ हमारी इक्वेशन क्या होती है। अब हम इसका फोर्स वोल्टेज एनालॉजी और फोर्स करंट एनालॉजी दोनों देखेंगे। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी और फोर्स करंट एनालॉजी, मतलब फोर्स का वोल्टेज से क्या रिलेशन है, फोर्स का करंट से क्या रिलेशन है, वो हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देखिएगा, समझना है, बार बार रिवाइंड करिएगा। देखिए फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का क्या मतलब है कि फोर्स का ट्रांसलेटरी सिस्टम का इलेक्ट्रिकल सिस्टम से क्या रिप्रेजेंटेशन है। फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज से, मास को रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टेंस से। याद रखिएगा इंडक्टेंस। स्टिफनेस जो K बता रहा था मैं आपको, वो रेसिप्रोकल ऑफ C से या कैपेसिटेंस से, ठीक है। और डैम्पिंग रेशियो V जो है उसको रेजिस्टेंस से करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को Q से करते हैं। तो हमने कौन कौन सी इक्वेशन हमने जो है इसमें कैलकुलेट की हैं, मतलब कंपेयर की हैं। इक्वेशन सेकंड ध्यान से देखिए। इक्वेशन सेकंड को हमने, ये वाली इक्वेशन बच्चों, इस वाली इक्वेशन का हमने
किसके साथ कंपेयर किया है, इसके साथ किया है। तो हमारा फिर से दिखाना चाहूँगा, ये इक्वेशन पकड़ के रखिए और ये इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन देखिए गौर से। ये तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो हमारा फोर्स है वो हमारा वोल्टेज है, जो हमारा मास है वो हमारा इंडक्टेंस है, जो हमारा स्टिफनेस है के है वो हमारा कैपेसिटेंस है, और जो हमारा डैम्पिंग कोफिशिएंट है वो रेजिस्टेंस है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो चार्ज है। तो ये कौन सी एनालॉजी है, ये फोर्स वोल्टेज एनालॉजी है। अभी कोई सर्किट हमें दे रखा होगा मैकेनिकल और हमें उसे चेंज करना हो एफवी एनालॉजी में, तो हम उसमें देखेंगे कि ये कौन सा सिस्टम किससे रिलेट करता है। वहाँ फोर्स लगा होगा तो वो वोल्टेज से रिप्लेस हो जाएगा, मास होगा तो वो इंडक्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। आगे हम देखेंगे। अब हमने इक्वेशन फोर्थ को अब हम करंट एनालॉजी देखने जा रहे हैं। इक्वेशन इस फोर्थ को कंपेयर करने जा रहे हैं इक्वेशन 5 से। तो हमें क्या मिला, एफ आई एनालॉजी मिलेगा। ये कहलाती है बच्चों एफ आई एनालॉजी, दैट इज़ फोर्स करंट एनालॉजी। तो यहाँ पता चलता है, देखिए इसमें पता चलता है कि जो फोर्स है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे करंट से, मास को कैपेसिटेंस से, डैम्पिंग कोफिशिएंट को कंडक्टेंस से या 1/r से, स्टिफनेस को हम करेंगे 1/L से, डिस्प्लेसमेंट को करेंगे फ्लक्स लिंकेज से, और वेलोसिटी को करेंगे वोल्टेज से। वेलोसिटी भी कभी आ सकता है, फोर्स आ सकता है, तो उसको हम वोल्टेज से करेंगे। ठीक है, तो ये आप इस वाले सर्किट से देख सकते हैं। बिल्कुल इस वाले सर्किट में ये जो फिनोमेना है ये किसके, इस वाली इक्वेशन से और ये फिफ्थ इक्वेशन से, तो आपको ये फोर्स और करंट एनालॉजी मिल जाएगी। ये दोनों टेबल आपको बिल्कुल शॉर्ट हैं, याद करनी है, अच्छे से समझना है, याद मतलब समझ सकते हैं आप इसको कि कौन सी एनालॉजी किससे रिप्रेजेंट होती है। आगे मूव करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए रोटेशनल सिस्टम का भी हम, रोटेशनल सिस्टम की इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड जे डी ओमेगा डी टी प्लस बी डी थीटा अपॉन डी टी के थीटा। देखिए रोटेशनल मोशन में और मैकेनिकल सिस्टम मोशन में सिर्फ इतना अंतर है कि रोटेशनल मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो रोटेटरी होता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और स्पीड भी एंगुलर होती है। और जो मैकेनिकल सिस्टम होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है, और एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होती है, बस इतना अंतर होता है। बाकी सब कुछ वही है। टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे को करेंगे इंडक्टेंस से, डैम्पिंग कोफिशिएंट को करेंगे आर से, स्टिफनेस को करेंगे कैपेसिटेंस से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को करेंगे चार्ज से, और एंगुलर वेलोसिटी को करेंगे हम करंट से। वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पर हम चार्ज को किससे कर रहे थे, चार्ज को हम जो दिखा रहे थे आप याद होगा एक्स से दिखा रहे थे। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे किससे कर रहे हैं, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कर रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली बातें हैं। तो ये हमारी ये करंट एनालॉजी भी हो गई है। ठीक है, अब देखिए ये एक सिस्टम है, एक ये एग्ज़ाम्पल है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है आपको। इससे मैं समझाना चाहूँगा कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सिस्टम को। देखिए एक मैकेनिकल सिस्टम बना हुआ है, इस मैकेनिकल सिस्टम को एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रखना है, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमको किस एनालॉजी से यूज़ करना है। अगर हम फोर्स वोल्टेज एनालॉजी से करेंगे तो फोर्स वोल्टेज वाली टेबल से चलेंगे, और फोर्स करंट से करेंगे तो उस वाली एनालॉजी से चलेंगे। दूसरी बात, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में जो सर्किट होगा वो सीरीज़ के कॉम्बिनेशन में होगा, और सीरीज पैरेलल भी हो सकता है, लेकिन जनरली आपको सीरीज दिखेगा, और फोर्स करंट में जो होगा वो पैरेलल दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीरीज पैरेलल दोनों हैं, इसलिए दोनों दिख रहा है। हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी से। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी से आपको ये वाली टेबल ध्यान रखनी होगी। ये रहा हमारा फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, ये ठीक है। इसमें देखिए फोर्स ई से रिप्रेजेंट होता है और मास एल से, ठीक है, और स्टिफनेस 1/k कोफिशिएंट के से। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये K3 जो है मैंने रिप्रेजेंट किया है L1 से, ठीक है, इंडक्टेंस से। गौर से देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पर जो मास है वो इंडक्टेंस से किया है, और K जो है कैपेसिटेंस C, और जो हमारा डैम्पिंग कोफिशिएंट है वो R से करते हैं, B जो है वो R से करते हैं, और मास को L से करते हैं। तो देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है मास का, ये हमने R1 से किया है, और स्टिफनेस जो BL1 है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा था, L1 जो है हमारा मास से हो रहा था। ठीक है,
और सॉरी ये है हाँ ये है फोर्स को देखो ई से करते हैं, मास को एल से, और डैम्पिंग कोफिशिएंट बी को आर से, ठीक है, बी फॉर आर। तो हम यहाँ बी लिख लेते हैं, बी आर को रिप्रेजेंट करते हैं, सारी बातें लिख लेते हैं, बी आर को, और एम को एल से, ठीक है, एम को करते हैं एल से, ठीक है, एम को करते हैं एल से, ठीक है, एम को किया हमने एल से, और बी को आर से, और के को सी से करते हैं, ठीक है, के को हम सी से करते हैं, के जो है उसको सी से करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये K3 दे रखा है, के को आपको सी से करना होगा, और देखिए फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो एक वोल्टेज सोर्स दिखेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद आपने एक M1 देखा, M1 देखा, तो M1 को किससे रिप्रेजेंट करना है, L1 से, तो कोई हमने ये L1 लगा दिया, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, M को L से करना है, B को R से करना है, और K को C से करना है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए ये फोर्स जहाँ लग रहा था वहाँ पे M1 है, ये X1, और ये B1 को कैसे रिप्रेजेंट करना, R1 R से, तो ये देखिए एक R1 आ गया, ठीक है, एक R1 आ गया, ठीक है, ये R1 आ गया। और M2 को किससे करना है, M2 को L से करना है, फिर L2 आ गया, ठीक है। फिर K2 को किससे करना है, K2 को किससे करना है, K2 को C से करना है, तो 1/C2 आ गया। फिर अब B2 दिखाया तो R2 दिखा दिया, ठीक है। और ये M को किससे करना है, L3 से करना है। K3 को किससे करना है, K3 को 1/C3 से करना है, और B3 को किससे करना है, R3 से करना है। पूरा डायग्राम देखते हैं हम। देखो X1, X2 और X3 तीन नोड थे, 1, 2 और 3, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, और ऐसे करके हम ये फोर्स वोल्टेज एनालॉजी कराएंगे। ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें, और इसकी फर्दर डिटेलिंग और सारे एग्जांपल मैं लाइव क्लास में कराऊंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ये देख लेते हैं। पहले हमको एक रेफरेंस लाइन बनानी है, उसके बाद हमें नोड ढूंढने हैं, उसके बाद हम एंड मासेस को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद सिस्टम के नोड्स को कनेक्ट करेंगे, और नोडल एनालिसिस लगाएंगे जैसे हम करते हैं, ठीक है। ये हमारा सिस्टम। अब देखिए ये एक सिस्टम है, इसका एग्जांपल बताना चाहूँगा। ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम को आपको मैकेनिकली हमने कन्वर्ट कर रखा है, इसको इलेक्ट्रिकल नहीं मैकेनिकल ही कर रखा है, ठीक है। ये सिस्टम दिखाया है पूरा। देखिए पहले तो आपको एक रेफरेंस लाइन खींचनी है। रेफरेंस लाइन का मतलब ये देखिए एक रेफरेंस लाइन आ गई। अब ये देखिए आपको नोड ढूंढने हैं। ये एक X1 नोड है कि X2 नोड है, देखिए ये X1 नोड है, ये X2 नोड है, और इससे जुड़े हुए सारी चीज़ें आपको लिखनी है। X1 से कौन कौन जुड़ा हुआ है, एक K1 जुड़ा हुआ है तो मैंने K1 लिख दिया, एक M1 भी जुड़ा हुआ है तो मैंने M1 भी लिख दिया, एक जो है ये देखेंगे आप B2 भी जुड़ा हुआ है। B2 यहाँ पर एक डैम्पिंग रेशियो आएगा, वो B2 भी जोड़ दिया है, ठीक है। अब इस X1 और X2 के बीच में B1 और K2 भी है, तो B1 और K2 आ गया। अब इस X2 से कौन कौन है, इस X2 से B3 जुड़ा हुआ है, ये रहा B3, और M2 जुड़ा हुआ है, M2 भी आ गया, और एक फोर्स लग रहा है, फोर्स, और फोर्स को किससे रिप्रेजेंट किया है, I से रिप्रेजेंट किया है, FI। हम कौन सी एनालॉजी यूज़ करेंगे, अगर यहाँ करंट दिख रहा है तो फोर्स करंट एनालॉजी। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले नोड को ढूंढेंगे। आप देखिए इस वाले सिस्टम का आप ईजिली कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बना सकते हैं, ठीक है, कि एम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, B2 से किसके करेंगे, K2 से कैसे करेंगे, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे आप बनाइएगा, होमवर्क है ये आपका, ठीक है, इसे आप देखिएगा। तो बच्चों मैं आपको फिर से रिवाइंड करा देता हूँ हमने क्या क्या सीखा है आज के लेक्चर में। हमने देखो बेटा ये सीखा है कि एनालॉजस सिस्टम क्या होता है, इक्विवेलेंट सिस्टम्स होते हैं, वो एनालॉजस सिस्टम होते हैं। फिर हमने सीखा कि हम कैसे एनालॉजस सिस्टम में KCL, RCL, KVL लगाते हैं, कैसे हम उसमें KCL लगाते हैं, और उसका कैसे हम कंपैरिजन करते हैं मैकेनिकल सिस्टम से। और उसके बाद हमने सारे टेबल्स पढ़ी। ये है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी की टेबल, ये है फोर्स करंट की टेबल, और ये है हमारी रोटेशनल मोशन की टेबल,
ठीक है। और ये भी रोटेशनल मोशन की है एफ आई की, ठीक है। और इसके बाद हमने ये एग्जांपल देखा, न्यूमेरिकल देखा, उसके बाद हमने सीखा कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। और ये आपका HW होमवर्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये एनालॉजी सिस्टम देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लाइव क्लास लूँगा और लाइव क्लास में आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स भी इसके करा दूंगा, तो आपको और क्लैरिटी होगी। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप jitensingh.gmail.com पे पूछ सकते हैं, हाँ ना। और आप इसकी अटेंडेंस यहीं ग्रुप पे दे सकते हैं आप, ठीक है। तो लाइव क्लासेस की अटेंडेंस आप लाइव क्लास में दीजिएगा। बाकी हमने अभी और ये यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, तो बच्चों ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।